हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2023 का पेपर है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व इज। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि क्या है NaHCO3। इसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ होगी। तो देखिए जब भी किसी कार्बोनेट की रिएक्शन हम कराते हैं तो हमेशा याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी जिसमें मैंने सारी रिएक्शंस जो है वो डिस्कस की है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन में भी क्या है, हाइड्रोजन गैस, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सी और डी ऑप्शन दोनों में क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट सी ऑप्शन में क्या है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बट इन डी ऑप्शन व्हाट इट इज़ गिवन, इट ब्लोस ऑफ ए बर्निंग मैचस्टिक विद अ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड जो है वो किसके लिए होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए नहीं होता। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। जो सी ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट सेपरेट्स आउट द केमिकल इक्वेशन इज। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन बतानी है कि अगर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं देन व्हाट इज़ द रिएक्शन। तो देखिए क्या होनी चाहिए रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और साथ में क्या रिलीज़ हो जाएगी यहाँ पे, PbI2। यस, PbI2 फॉर्म हो जाएगा। सो ये रिएक्शन देखिए कौन सी रिएक्शन में दी हुई है, ये है ऑप्शन नंबर बी। यस देखो Ki PbNO3 होल ट्वाइस, PbI2 और KNO3। बाकी किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला गलत दिया हुआ है। अगर हम इसकी देखें यहाँ पे भी फॉर्मूला गलत है और यहाँ पे PbI2 का फॉर्मूला गलत है। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल रिबन X burns in oxygen with a white dazzling flame forming a white ash Y। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी लिखा हो वाइट डैजलिंग फ्लेम तो कौन सा मेटल होगा, मैग्नीशियम मेटल होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, ए मेटल रिबन X बर्न्स विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग ए वाइट ऐश Y। यस, तो यहाँ पे X क्या होगा, मैग्नीशियम। अब जब मैग्नीशियम की बर्निंग करा रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, Y। तो Y क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो X है मैग्नीशियम और Y क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे यही पूछा गया है हमसे। तो ये कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है X कैल्शियम, जो कि नहीं होगा। बी में X मैग्नीशियम करेक्ट है, X मैग्नीशियम, Y मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे हमसे टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछा है। तो जब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और MgO फॉर्म हो रहा है तो कैसी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सी में देखो एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ये गलत है। और डी में जिंक दिया हुआ है, ये भी गलत है। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज़। तो टोमेटो में देखिए कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड नहीं होता, एसिटिक एसिड भी नहीं है, लैक्टिक एसिड भी नहीं है, बल्कि कौन सा एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म एज एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट बिकॉज। तो यहाँ पे देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम एल्कली बोल सकते हैं
बट फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज़ नॉट एल्कली। तो क्या रीज़न है, तो आपको याद रखना है वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कली। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बट वाटर सॉल्युबल बेस जो है उनको हम क्या बोल सकते हैं, एल्कली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल बेस होता है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक ऑक्साइड इज वीक बेस, नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए बेस बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी किसी में भी इस तरह की बात नहीं की गई है। सो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ सोल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन से सोल्ट का यूज़ करते हैं हम, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ए में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट मीन्स बेकिंग सोडा, नहीं होगा। सेकेंड में है सोडियम क्लोराइड, वो भी नहीं है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, येस इट इज़ करेक्ट। और इसको हम कॉमन नेम क्या है इसका, वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। तो आपको बताना है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल का कौन सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन है वो क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन करता है, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी वैलेंसी 1 होती है। सो इट फॉर्म ओनली 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखते हैं सभी ऑप्शंस को। ए ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, सो 2 बॉन्ड्स आर देयर, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है वहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी नहीं है। डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे कितने ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, दोनों ही एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है लीफ, एक प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या है, ये लीफ है। लीफ में से क्या हो रहा है, वाटर वेपर जो है निकल रहे हैं, मीन्स वाटर इज इवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में ट्रांसपिरेशन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन। इट क्रिएट्स ए सक्शन फोर्स विच पुल वाटर इनसाइड द प्लांट। यस, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या होता है, वाटर जो है रूट से अपवर्ड जो है प्लांट्स के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस वजह से होती है, ऑप्शन देखते हैं। हाई प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ गार्ड सेल, स्टिमुलस ऑफ लाइट इन गार्ड सेल्स, डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। तो हमें पता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है उसको कौन मेंटेन करता है, दैट इज मेंटेन बाय गार्ड सेल्स। और उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउट होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो गार्ड सेल है वो क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर को कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और इन्हीं की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ही क्या होता है, जो है इन्हीं की मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स एंड पी प्लांट विथ वॉयलेट फ्लावर्स रिजल्टेड इन F2 progeny इन विच रेशो ऑफ वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर विल बी। तो ये क्रॉस करके हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमें गिवन है क्या क्या गिवन है हमें, एक वॉयलेट फ्लावर है, ठीक है, जिसको कैपिटल V से डिनोट किया गया है, दूसरा है वाइट फ्लावर जिसको स्मॉल v से डिनोट किया है। तो इन दोनों को हमें क्रॉस करवाना है। तो देखो इफ़ वी आर क्रॉसिंग कैपिटल V एंड स्मॉल v, तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसमें क्या आएगा, एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये है F1 जनरेशन।
अब हम इससे हम क्या बनाते हैं, F2 जनरेशन, इसका हम क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, सेल्फ क्रॉस करवा के क्या बनेगा, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन देखिए किस तरीके से बनेगी। अगर हम इनको क्रॉस करते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास जो है ये क्या आ जाएंगे, गैमेट्स आ जाएंगे। अभी देखो कैपिटल वी, यहाँ पे आएगा कैपिटल वी स्मॉल वी, यहाँ पे भी कैपिटल वी स्मॉल वी, और यहाँ पे स्मॉल वी। इस तरीके से हमें फ्लावर्स मिलेंगे। अब हमें क्या देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, किस किस का रेशो पूछा गया है, कैपिटल वी। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल वी कितने हैं, देखो इन सब में से एक ही ये वाला जो है हमारा कैपिटल वी है, तो 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, स्मॉल वी, यानी कि ये वाला जो है, जो कि क्या होगा, कंप्लीटली प्योर वाइट। तो स्मॉल वी भी कितना है, वाइट। तो यहाँ पे हमारा रेशो क्या हो जाएगा, 1:1। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ हमसे ये नहीं पूछा गया कि वॉयलेट और वाइट फ्लावर का रेशो कितना है, बल्कि यहाँ पे आपको इन जीनोटाइप्स को भी देखना है कि किसका रेशो आपसे पूछा गया है। सो ए ऑप्शन जो है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज, ए ऑप्शन प्रमोट सेल डिविजन, बी विल्टिंग ऑफ लीव्स, सी प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, और डी है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। साइटोकाइनिन जो है उसका क्या रोल होता है, इट प्रमोट सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, ए ऑप्शन डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, बी हाल्फिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, सी डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम बिफोर गैमेट फॉर्मेशन, डी हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी हाल्फिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। ठीक है, इनसे क्या बनेंगे, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं दोनों ही से। तो यहाँ पे जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम क्या है, क्रोमोसोम जो है हाफ हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मान लीजिए इसके भी 46 क्रोमोसोम है, इसके भी 46 क्रोमोसोम है, और अगर जाइगोट फॉर्म होगा तो इनके क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 23 और फीमेल में भी 23, और बाद में जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम क्या हो जाएगा, 46। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी होगा, हाल्फिंग द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 LED bulbs of 12 watt and 6 watt are connected in series. If the current through 12 watt bulb is 0.06 ampere, the current through 6 watt bulb will be. तो देखिए 2 LED दी हुई है यहाँ पे, वन 12 वाट एंड अदर 6 वाट, जिनको कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में। तो आप देखिए इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ कि 2 बल्ब जो है उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, एक है 12 वाट और दूसरा क्या है, 6 वाट। ठीक है, अभी यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है ये। अभी क्या कहा गया है, इफ़ द करेंट थ्रू 12 वाट बल्ब इज़ 0.06 एम्पियर। अगर जो 12 वाट बल्ब है उसका करंट कितना दिया हुआ है, 0.06 एम्पियर, तो 6 वाट के अंदर कितना करंट होगा, यानी कि इसका करंट दिया हुआ है तो इसमें कितना करंट होगा। तो हमें पता है कि सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, जो करंट है वो सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0.6 एम्पियर, क्योंकि 12 वाट में जितना करंट है उतना ही क्या होगा, 6 वाट में भी होगा। तो 0.06 एम्पियर जो है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज़ reduced to half of its initial value
If other parameters of electrical circuit remain unaltered, the amount of heat produced in the resistor will be. तो देखिए हीट जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वेट अ सेकेंड, यस, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू I²RT। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया है, R/2 हो गया है। तो आपको पता है R और H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो जो हमारा हीट प्रोड्यूस है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, an alpha particle enters a uniform magnetic field as shown, the direction of force experienced by the alpha particle is। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये वाली दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे जो है इस तरफ जो है चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, दिस इज़ अल्फा पार्टिकल। तो एक चार्ज पार्टिकल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है ये दी हुई है। तो अभी देखो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है और करंट है, तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये 4 फिंगर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम 3 फिंगर का यूज़ करते हैं, तो ये क्या है यहाँ पे 4 फिंगर है, ठीक है। 4 फिंगर अगर इस तरीके से हमने लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट फिंगर। तो अगर हम देखें परपेंडिकुलरली, अगर 3 डायरेक्शंस देखते हैं यहाँ पे, आप 3D में थोड़ा इमेजिन कर पाएंगे अगर आप फिंगर को रोटेट करके देखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउट ऑफ द पेज हो जाएगी, आउट ऑफ द पेज, यानी कि डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन क्वेश्चन। सो असर्शन क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ये हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा था। क्विक लाइम को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीज़न क्या दिया हुआ है, क्विक लाइम रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो बोथ आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि असर्शन रीज़न है। In humans, if gene B is responsible for black eyes and gene small b is responsible for brown eyes, then the color of eyes of the progeny having gene combination these 3 will be black only. और रीज़न दिया हुआ है the black color of eye is a dominant trait। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर एक यहाँ पे B जीन है एंड दिस इज़ फॉर ब्लैक, और स्मॉल जो बी है दैट इज़ फॉर ब्राउन, ठीक है, ब्राउन आइज़ के लिए दिया हुआ है। अब क्या कहा गया, इफ़ वी आर गिवन 3 जीन्स, वन इज़ बी बी, अदर इज़ दिस एंड थर्ड वन इज़ दी, सो ऑल विल बी ब्लैक। ये कहा गया है कि सभी क्या होंगे, ब्लैक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये देखो ब्लैक है, ये क्या है, ब्राउन, एंड दिस इज ब्लैक, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग आंसर। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द ब्लैक कलर ऑफ आई इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, जो ब्लैक कलर है देखो कैपिटल में जो दिया होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देखो ए इज़ फॉल्स और आर इज़ ट्रू। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच आर रिच इन ब्लड। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम विली कहते हैं, और दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज।
रीज़न दिया हुआ है दीज विली हैव लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन जो है, जो ए असर्शन है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। जो रीज़न है वो भी क्या दिया हुआ है, करेक्ट दिया हुआ है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें विली होती है वो उसका क्या होता है, सरफेस एरिया लार्ज होता है जो कि एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हेल्पफुल होता है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें क्या है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion, a current carrying straight conductor experience a force when placed perpendicular to the direction of field। तो यहाँ पे जो assertion है वो क्या है हमारा, करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है वो कब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रीज़न है द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पे देखो नेट चार्ज तो ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट जो रीज़न दिया हुआ है दैट इज़ नॉट द करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्यों, सॉरी, यस। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा से मैं रीड कर देती हूँ। ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ये भी सही है कि नेट चार्ज जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में वो ज़ीरो होता है, बट जो असर्शन दिया हुआ है उसका रीज़न ये नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर करंट किस वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ना कि प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के लिए। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क। ये देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे दीज आर 1 मार्क क्वेश्चन, ये क्या है 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन है ए स्टूडेंट टुक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक स्टूडेंट ने क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड लिया है, एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें क्या ऐड किया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, उसको अच्छे से मिक्स करते हुए ही ऑब्जर्व ए चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन, और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उस सोल्यूशन का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो आपसे पूछा है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर। तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पे जब कॉपर ऑक्साइड और HCl की रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और साथ में वाटर जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है वो बनेगी। तो यहाँ पे जो क्या पूछा है, नेम द कंपाउंड फॉर्म, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कॉपर क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कॉपर क्लोराइड इज फॉर्म, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड, इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन कलर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कलर। सेकेंड आपसे क्या पूछा गया है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अभी जो मैंने रिएक्शन लिखी थी वो बैलेंस नहीं थी बल्कि अनबैलेंस थी, तो अभी हम इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर कितना है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ देखो क्लोरीन 2 है तो हमें क्लोरीन को 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2HCl। अभी देखो सभी चीज़ें क्या हो गई है, यहाँ पे बैलेंस हो गई है, कॉपर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है दैट इज़ ऑल्सो बैलेंस, 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन भी क्या हो गया है, बैलेंस। सो इट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी क्वेश्चन में देखो एक चॉइस क्वेश्चन भी दिया हुआ था, तो उसको भी हम देख लेते हैं। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा इन्वॉल्व्स electrolysis of aqueous solution of compound X. In this process 2 gases are liberated। तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट
एक एक जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कोई, तो आप उसको बहुत ही पार्ट्स में डिवाइड करके उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसके बाद आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसको। इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। यहाँ पे कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। तो उसकी प्रिपरेशन में देखो क्या है, इट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। यस, कौन से सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं? तो यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन आनी चाहिए। तो आपको याद होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है जिसमें हम ब्राइन का सॉल्यूशन लेते हैं, और ब्राइन क्या होता है? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि किसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम। तो हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ऑफ कंपाउंड X। तो यहाँ पे कंपाउंड X क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है? इन दिस प्रोसेस 2 गैसेस Y and Z आर लिबरेटेड। इस रिएक्शन में देखिए कौन कौन सी गैस लिबरेट होती है? Y and Z 2 गैस लिबरेट होती है। तो आप देखो याद करो इस रिएक्शन को, NaCl एक्वस। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? NaOH, साथ में 2 गैसेस फॉर्म होती है H2and Cl2। ठीक है, तो हमें पता चल गया X क्या है? NaCl, और Y and Z क्या है? 2 गैसेस है जो कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस होती है। नाउ व्हाट इज गिवन? Y इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो कैथोड पे देखो कौन सी गैस लिबरेट होती है? कैथोड पे होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो जो Y है वो क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। एंड Z इज लिबरेटेड एट एनोड। एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? Z। तो यहाँ पे ये क्या हो गया है? Z हो गया है। उसके बाद क्या पूछा गया है? एंड Z विच इज लिबरेटेड एट एनोड ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक लाइम फॉर ए कंपाउंड B। यस, Z की रिएक्शन करनी है किसके साथ? यहाँ पे ड्राई स्लेक लाइम के साथ। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। Z देखिए हमारा क्या था? Z इज Cl2 गैस। अगर हम उसकी रिएक्शन स्लेक लाइम से करते हैं, स्लेक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा B कंपाउंड। तो देखिए इन दोनों की रिएक्शन से हमें पता है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो फॉर्म होता है। सो कंपाउंड B जो है हमारा क्या हो गया है? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए किस तरीके से लिखेंगे। कंपाउंड X इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? 2 गैसेस है Y and Z। तो जो Y है वो क्या है और Z है वो क्या है? Z क्या है? क्लोरीन गैस, और Y क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि Z की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा? CaOCl2, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। तो आपको सिर्फ X, Y, Z एंड B का नाम बताना है। तो आप इसको पूरा नाम लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, H2 एंड क्लोरीन। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्शंस। तो कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं। मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। तो पोस्चर एंड बैलेंस के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड है बीटिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट बीट जो है वो कैसा एक्शन है? एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो यहाँ इसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ठीक है, कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन आए तो उसके लिए आपको मेडुला लिखना है। नेक्स्ट है थिंकिंग। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। और ब्लड प्रेशर, ये भी क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन। इसमें भी क्या आएगा? मेडुला आ जाएगा। इसी का चॉइस क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेयर आर ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड इन ए प्लांट। तो यहाँ पे देखो ऑक्सिन कहाँ सिंथेसाइज होता है प्लांट में? तो ऑक्सिन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट इन ए प्लांट। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर दिए हुए हैं। ऑक्सिन कहाँ सिंथेसाइज होता है? ऑक्सिन आर सिंथेसाइज इन द ग्रोइंग रीजन्स एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट इन अ प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शो। प्लांट का कौन सा ऑर्गन पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है? तो ये आपको पता है, शूट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है।
नेक्स्ट है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। यस, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म नहीं पूछा हुआ है बल्कि जियोट्रोपिज्म पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, शूट। नेक्स्ट है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो हर पार्ट का आंसर आपको पार्ट्स में देना है, सेपरेटली देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन रिलेशन विथ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे आपको एक एक क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है इन सभी का, जो कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है रिनल आर्टरी, तो देखो आंसर पढ़ते हैं हम। रिनल आर्टरी का क्या फंक्शन होता है, इट कैरी नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट टुवर्ड्स द किडनी। तो किडनी के टुवर्ड्स जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट को कैरी करने वाली आर्टरी है उसको हम क्या कहते हैं, रिनल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या कैरी करती है, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट को कैरी करती है अलोंग विद द ब्लड। सेकेंड दिया हुआ है यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा जो है वो पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का विच रिलीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। इट इज़ द ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आउट ऑफ द बॉडी, यहाँ से यूरिन जो है वो पास आउट होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, हेल्प इन इनफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू एंड पास इनटू बोमेंस कैप्सूल। तो ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है और उस ब्लड को कहाँ पास कर देता है, बोमेंस कैप्सूल में पास कर देता है। उसके बाद जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन जो है, जिसका हमने डायग्राम भी कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसका कुछ स्क्वाइल्ड सा डायग्राम है इस तरीके से। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, तो उसमें हमने देखा था ट्यूबुलर पार्ट। तो जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, उसका क्या फंक्शन होता है, सो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस। जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वो क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, one in the dark and other in sunlight. It was observed that plant kept in dark could not survive longer. Give reason for this observation. तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है आपसे कि 2 प्लांट्स हैं जिनमें से हमने एक को कहाँ रख दिया है, डार्क में रख दिया है, और दूसरे को सनलाइट में रख दिया है। तो क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट डार्क में रखा हुआ है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, देखिए डार्क में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो कुछ टाइम बाद जितना भी स्टोर्ड फूड था वो प्लांट यूज़ कर लेगा, और अब उस प्लांट के पास क्या है, फूड नहीं बचेगा, बिकॉज द प्लांट इज़ नॉट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही वो क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। तो प्लांट को अगर फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी कोई भी फंक्शन करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसको रीड कर लेते हैं। द प्लांट केप्ट इन डार्क वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन की जगह पे सनलाइट आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, so the plant in dark is unable to synthesize food or obtain energy, therefore the plant is unable to survive longer. Next question है question number 26. Use of several pesticides which result in excessive accumulation of pesticide in rivers or ponds is a matter of deep concern. Justify this statement. तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं रिवर्स में, पोन्ड्स में, तो ये एक चिंता का विषय क्यों है, इसके लिए हमें थोड़ा सा कंसर्न होने की ज़रूरत क्यों है, तो इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, जब भी हम पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी क्रॉप में, तो क्या है, अलोंग विद द वाटर, जैसे मान लीजिए बारिश आई तो रेन वाटर के साथ क्या होगा,
वो जो पेस्टिसाइड जो केमिकल्स हैं वो क्या है, उस रेन वाटर के साथ वॉश होके डिज़ोल्व होके कहाँ पहुँच जाते हैं, रिवर्स में, पॉन्ड्स में जा सकते हैं ना। और पेस्टिसाइड कैसे होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो जल्दी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। और उससे क्या हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे कहाँ पे, रिवर पॉन्ड्स के अंदर, और उसके बाद जो है वो फिशेस मतलब जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में चले जाएंगे, और उनकी बॉडी में जाके उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बायोमैग्निफिकेशन कि जो भी केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स है, उनकी कंसंट्रेशन एवरी ट्रॉफिक लेवल के साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और वो उनको ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। तो पढ़ते हैं, पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक, आंसर पढ़ लेते हैं यहाँ पे, पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस that often run off into water bodies. Once the toxic enter the body of living organisms, it is not excreted. देखिए, एक बार अगर वो किसी की बॉडी में आ गए उसके बाद एक्सक्रीट नहीं होते हैं, leading to accumulation of inside the body, और बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं। और इस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा, इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन विथ ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, एवरी ट्रॉफिक लेवल के साथ क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाता है। और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, इट एक्यूमुलेट मैक्सिमम अमाउंट, उसके अंदर क्या होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा उस टॉक्सिक सब्सटेंस का, और जिसकी वजह से क्या है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कभी कभी डेथ भी हो सकती है उस इंडिविजुअल। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे।